अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। मामला कुछ यूँ है कि जो असेंबलीज़ का सिलसिला है उसके ऊपर तो अब हतमी हो गया है कि परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब ये कहते हैं कि हमें इस वक्त सियासत का नहीं रियासत का सोचना चाहिए। इस वक्त संगीन हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, और ये एक बात है जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी कंफर्म कर चुके हैं एक तरह से अपने कल की बात में या कल के अपने इंटरव्यू में कि उनकी पार्टी की तरफ से कुछ लोगों की तजवीज़ है और वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब की तजवीज़ भी है कि उजलत ना की जाए असेंबलीज़ की डिसोल्यूशन में। लेकिन एक साथ में बहुत बड़ा लेकिन इसमें वो जोड़ते हैं और कहते हैं कि बहरहाल अभी थोड़ी देर पहले परवेज़ इलाही साहब ने ट्वीट भी किया और वो नाज़रीन देख भी सकते हैं, नाज़रीन के लिए भी वो दिखाया जाए, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि असेंबलीज़ जो तोड़ने का मामला है वो पूरा का पूरा इख्तियार वो इमरान खान साहब को दे चुके हैं। और इस सिलसिले में मोनिस इलाही साहब भी बार बार अश्योर कराते हुए नजर आते हैं कि जो हतमी फैसला है या जो फाइनल वर्डिक्ट है वो इमरान खान साहब का होगा, बावजूद इसके कि उनकी अपनी अगर इसके अंदर कोई इनफरादी राय है और अगर वो मुख्तलिफ हो तब भी इमरान खान साहब की बात को फाइनल रखा जाएगा। अब देखना ये होगा नाज़रीन, क्योंकि जैसे जैसे दिसंबर का महीना आगे बढ़ रहा है, खान साहब कह चुके हैं, कल ही उन्होंने किया, हमने उसके ऊपर भरपूर अपना प्रोग्राम भी आपके तमाम के सामने पेश किया कि 17 तारीख को लिबर्टी चौक का जलसा है, उसके अंदर हतमी ऐलान असेंबलीज तोड़ने के तहलील करने के हवाले से हो जाएगा। फिर खान साहब ये कहते हैं कि दिसंबर में ही इस हवाले से फैसला हो जाएगा और असेंबलीज टूट जाएंगी। तो जैसे जैसे दिसंबर अब आगे बढ़ रहा है ये मामला इमरान खान साहब के लिए जो उन्होंने अपने तमाम लोगों से वादा किया हुआ है, क्या वो वाकई उस वादे पर पूरा उतरेंगे, पूरा उसको निभाएंगे, या फिर अपने एलाइज की बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे? ये नाजरीन अब वक्त ही बताएगा। इसके बारे में अभी भी कुछ हतमी तौर पर इत्तलात भी यही है कि नहीं कहा जा सकता। सदर जनाब आरिफ अलवी अभी भी लाहौर में मौजूद हैं और उनका जो दौरा लाहौर है वो जारी है। उनकी भी इस तमाम मामले पर चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई है और ये मुलाकातों का सिलसिला वो कर ही रहे हैं। अब ये भी देखना है क्योंकि वो भी नेगोशिएशंस में बड़ा एक की किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने एक बात है जिसको उन्होंने सेट असाइड किया, इस नोशन को कि वो किसी किस्म की कोई रियायत मांग रहे हैं इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, और उसको एक उन्होंने कंडीशन या प्री रिक्विजिट रखा है अपनी नेगोशिएशंस में। वो कहते हैं कि ऐसा कतन कुछ नहीं है और इस हवाले से उनको बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। वो कहते हैं बाकायदा गलत खबरें उनके हवाले से उनसे मंसूब करके इस हवाले से शाया की जा रहा है। अगर इसमें कोई सदाकत नहीं है और क्या वाकई बगैर आग के धुआं है ये, इसके ऊपर भी बात रहेगी। और नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये एक इंटरेस्टिंग पेशरफ्त है क्योंकि अब हुकूमत वक्त कहते हैं कि घड़ियों के बाद जेवरात का भी मामला आ चुका है और एक बहुत बड़ा स्कैंडल आ चुका है जिसकी जो माली नौयत है या माली जो उसकी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, वो घड़ियों की कीमत से कई ज्यादा है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक पिटिशन दायर की थी, दरख्वास्त दायर की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि तोशाखाना के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब तमाम मामले को टेकअप करे, वो भी आज के रोज नाजरीन काबिल समात करार दी जा चुकी है। अब ऐसे में इमरान खान साहब को इसके हवाले से आज ही के रोज नोटिस भी जारी कर दिया गया है और इमरान खान साहब को अगर ये नोटिस जारी हो चुका है तो अब ये कि उनके लिए जो कानूनी मसाइल हैं या जो पेचीदगियां हैं क्या वो मजीद बढ़ जाएंगी, इसके ऊपर भी आज नाजरीन बात रहेगी। पूरे मुद्दे को हम लोग लेकर चलेंगे और एक और बड़ा पिवटल मामला है या एक पहलू है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे और वो ये है कि मईशत की इस वक्त हालत संगीन है, बहुत कशीदा है, पेचीदा है। इस सिलसिले में हुकूमत ये तो कहते हैं, अश्योर कराते हैं हम तमाम को कि डिफ़ॉल्ट का तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर हैं। इस हद तक है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल बैनुल अक़वामी मंडी में गिरावट के बावजूद भी वो फ़ायदा इस वक्त भी आवाम को नहीं आगे मुंतकिल किया जा सकता क्योंकि IMF का दबाव है कि PDL और जो सेल्स टैक्स है उसमें 50 रुपए तक का इजाफा मजीद करना पड़ेगा। यही हुकूमत जब अपोजिशन थी तो बेपनाह तनकीद करती थी कि इस वक्त IMF के आगे जो है वो गुलाम बन चुके हैं इमरान खान साहब बतौर हुकूमत। अब जब यही वो अपने ऊपर लागू कर रहे हैं और आवाम को कह रहे हैं कि करना ही पड़ेगा, तो क्या ये तनकीद वो अपने हवाले से भी करेंगे? तमाम मामले पे पार्टिजन एंड नॉन पार्टिजन व्यूज को शामिल गुफ्तगू रखेंगे, बट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। सेनेटर डॉक्टर जरका और वर्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं फॉर ऑब्वियसली द अपोजिशन और
PTI's narratives on the matters. Welcome on board ज़रका साहिबा, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद. फैसल करीम कुंडी साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं. मुआविन खुसूसी हैं आप, वज़ीर आज़म के साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट. बहुत आपको खुश आमदीद फैसल साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो. और नाजरीन तमाम मामले पर नॉन पार्टिजन व्यूज़ के लिए अंबर शमसी साहिबा, जर्नलिस्ट एंकर पर्सन, इज़ ऑल्सो ग्रेसिंग द शो और तमाम मामले पर अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगी. आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद अंबर साहिबा. बात का आगाज़ ज़रका साहिबा आपसे करना चाहूँगी. ये बताइएगा, ये इस वक्त जो मामला चल रहा है इमरान खान साहब के ऊपर, कुछ पेचीदगियाँ भी बढ़ गई हैं, अब एक हार भी सामने आ गया है और हुकूमत वक्त एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा ये वाले ऐलानात कर चुके हैं. ये ज़रा सुनिएगा तलाल चौधरी साहब एग्जैक्टली क्या कहते हैं. और ये एक्यूजेशंस ऐसा मालूम होता है कि अब हाई कोर्ट्स में भी बड़ी तेज़ी से उनको टेकअप किया जा रहा है. 6 अरब रुपए की चीज 3 करोड़ वैल्यू लगा के 1.5 करोड़ में रख ली गई है. ना आपने घड़ी छोड़ी, ना कोई गाड़ी छोड़ी, किसी ने कपड़े दिए तो वो ना छोड़े, जो कुछ भी दिया गया आपने नहीं छोड़ा. लेकिन बंदा बड़ा ईमानदार और सादक और अमीन था. जी सेनेटर साहिबा. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. असल में गम इनको खाया जा रहा है कि सादिक और अमीन है, ये कर ले जो मर्जी इन्होंने करना है. लोग अपनी ओपिनियन फॉर्म कर चुके हैं. लोग इनके झूठ, क्योंकि देखिए झूठ की गर्दान तो तलाल साहब क्या किसी को बताएंगे. ये तो रात के 3 बजे अपनी कलीग्स के घर जाके मुहिम साजी कर रहे होते. इनकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है. अफसोस के साथ कहना पड़ता है. देखिए सब लोग जो पॉलिटिक्स में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए. इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त 5 नाअहली के मुकदमात बनने में हैं और लगे रहे. आप देखे ना, 4 साल हुकूमत, 3.5 साल हुकूमत हुई, उसमें अब पिछले 4 साल में भी और पिछले 8 महीने में तो बड़ी जोरों शोर से ढूंढा जा रहा है कि किसी चीज़ में उनको निकाला जाए. कोई फैक्ट्रियां है नहीं, कोई कंपनियां है नहीं, कोई पैसे बने वो नहीं. कहते हैं हार तो है और ज़रका साहिबा खड़ियां हैं. हम तो कहते हैं डंके की चोट पे निकालें. तोशा खाना का 1947 से निकालें सारी डिटेल. कैबिनेट डिवीजन में सब मौजूद है. हर चीज की रसीद, हर चीज की आपको डिटेल मिल जाएगी. दिसंबर 2019 से पहले 20% और उसके बाद इमरान खान साहब ने 50% कर दिया था कि जिसने जो चीज खरीदनी. और तोशा खाना का तो हमेशा से ये कानून है कि जो चीज अगर जिसको मिली हो, अगर वो ना ले, उसके बाद वो नीलामी ही होती है. नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आपको याद होगा ना, निकाले आप निकालें. मेरा अर्ज है, आप मुअज़्ज़ज़ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की रुकन है और मुझे याद है जब यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन हो रहा था बतौर चेयरमैन सेनेट, तो आई क्लियरली रिकॉल आप लोगों ने उन पर बहुत कड़ी तनकीद की थी कि जी हार और वो जो टर्किश फर्स्ट लेडी से कोई तनकीद नहीं की थी. आपने बहुत ज्यादा असली तनकीद की थी जो उनके बेटे की वीडियोस थी जिनमें वो लोगों को कह रहे थे कि पैसे. हार की भी तनकीद आप लोग करते थे. लेकिन उस वक्त तो जो रेलेवेंट बात थी उस वक्त जी इलेक्शन, उस वक्त के इलेक्शन से मुंसलिक ये खबर थी और ओपनली कैंपेन कर रहे थे. वीडियो थी और उस वीडियो का पाकिस्तान का जो खास वतीरा है हमारे इदारों का, इलेक्शन कमीशन ने उस पर आंख ही बंद कर ली कि ये है ही नहीं. ये देखिए ना, ये जो इंसाफ की धज्जियां हमारे मुल्क में उड़ाई जाती हैं हर चीज के ऊपर, उससे क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है. जिस तरह तलाल चौधरी साहब बात नहीं कर सकते, जो मर्जी कहें, लेकिन उनकी 0 क्रेडिबिलिटी है और उससे भी शायद माइनस में उनकी. अच्छा, माइनस में. हाँ. और इसी तरह माजरत के साथ इलेक्शन कमीशन हमारा इदारा है, टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, हम इदारे के लोगों का भी एहतराम करते हैं. लेकिन जब उनकी साख नहीं है, जब वो डिसीजंस जो लेते हैं वो इतने बायस्ड, इतने पार्टिजन, इतने जानिबदार डिसीजन होते हैं कि उसके ऊपर आम आदमी कहता है कि यार ये तो बिका हुआ है, माजरत के साथ फिर से. तो ये बातें देखिए, ये सिर्फ सुर्खियां लगाने से. अभी देखें इस वक्त की हुकूमत ने 2 अरब रुपए की आपकी इतलात और नशरियात की वजारत को उन्होंने पैसे दिए. इस वक्त हुकूमत के पास पैसे नहीं है. आपकी 4.5 मिलियन की LCs आपकी इस वक्त डिफॉल्ट में पड़ी. सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं है आपका, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज नहीं है बेसिकली आपका. नहीं, फॉरेन एक्सचेंज. मजे की कहानियां सुने आप. ट्रांजिट ट्रेड के नाम के नीचे, क्योंकि ट्रांजिट ट्रेड पे तो आप टैक्स नहीं देते, तो जो ट्रांजिट ट्रेड अफगानिस्तान के लिए जा रहा है उसमें जो मतलब 80 जो हमारी कैबिनेट के लोग हैं, जहां उनके कारोबार हैं, उनके कंटेनर बगैर टैक्स दिए इंपोर्ट हो रहे हैं. अच्छा. लेकिन जो लोग 80 उनमें नहीं है, उनके कंटेनर फंसे हुए हैं. इसलिए इस वक्त आप देखिए ना क्या क्राइसिस आई हुई है. अद्वियात अवेलेबल नहीं हो रही. अच्छा, ये तो आपने बड़ी संगीन एक और बात की है कि जो काबीना के मेंबर्स हैं आपके पड़ोसी माशाल्लाह
representing the cabinet, فیصل صاحب, یہ تو کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ آؤٹ آف دا وے جا کے کابینہ کے ارکان, ان کے کنٹینرز نکل رہے ہیں, دوسروں کے پھنس رہے ہیں؟ اب ایسے میں مہنگائی ہر چیز سے آپ اٹینشن دراصل ہٹانے کے لیے آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ الیکشن کمیشن یہ وہ ویڈیو لے کے گئے تھے علی حیدر گیلانی صاحب کی, اس پہ کوئی ایسا کام آگے نہیں بڑھا. لیکن ہاں, جو الیکشن کمیشن ریفرنس لے کر گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس توشہ خانہ کا, وہ آج قابل سماعت قرار دے دیا گیا اور خان صاحب کو نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, چلو لاسٹ اس سے شروع کرتے ہیں. مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے. اگر ڈاکٹر صاحبہ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اور اس میں جو ہے کہ اگر یہ سمجھتی ہیں یا ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ جو حکومتی وزراء ہیں یا حکومتی نمائندے ہیں ان کے کنٹینر گزر رہے ہیں اور عام اس کے نہیں گزر رہے ہیں, تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. بالکل, ہم بالکل کریں گے. ہمارے لیے سب برابر ہیں. ہمارے لیے حکومتی وزراء, حکومتی پارلیمنٹیرین بالکل اہمیت رکھتے ہیں, لیکن جو بزنس کمیونٹی ہے, جو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ بیک بون ہے, اگر ان کے ساتھ ابھی تک ہمیں کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. اگر ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے بالکل شیئر کریں. نہیں, ایل سیز والی بات تو فیکچوئل ہے کنڈی صاحب, وہ تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. نہیں, ایل سیز کی بالکل بات ہے. ایل سیز بھی اور کنٹینرز بھی پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں, میں کل چیمبر آف دو چیمبر آف کامرس کے ساتھ تھا, سیالکوٹ اور گجرات کے ساتھ. میں وہاں پہ گیا, ان کے ساتھ میری میٹنگز تھیں, انہوں نے مجھے بلایا تھا, ہم نے وہاں پر بات کی تھی. ایل سیز کا بالکل ایشو ہے, لیکن جو انہوں نے ابھی کنٹینرز کی بات کیا کہ حکومت کے گزر رہے ہیں اور اپوزیشن یا اس کے جو ہے عام پبلک نہیں گزر, اس کی میں انفارمیشن لے لوں گا ڈیفینیٹلی. میں کل صبح ہی لوں گا. کسٹم سے پتہ کریں نہیں, this is from the horse's mouth. اچھا, کہ یہ کسٹمز کے حکام سے جو وہ آپ کو انفارمل بات کرتے ہیں, اس میں انہوں نے کہا جی آپ ٹرانزٹ ٹریڈ کو تو چیک کریں. آپ کو اسے کس نے بتایا؟ ٹرانزٹ ٹریڈ میں سب کچھ, جی کہ آپ کو کس نے بتائی یہ والی میں بات؟ آپ کو بتا رہی ہوں, from the horse's mouth. Who's the horse? نہیں دیکھیں, کسٹمز کے میری تو یہ بات ہو چکی ہے. آپ کراچی سے پتہ کریں. میں چیک کروں گا, میں کسٹم سے بھی چیک کروں گا, اور اگر ڈاکٹر صاحبہ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے بالکل شیئر کریں. ہم بالکل اس کے اوپر ایکشن لیں گے. ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ میرا ہو اور ڈاکٹر صاحبہ کا. You said this on record, تو ہاں یہ بات بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں توشہ خانہ, بالکل میں کہتا ہوں کہ توشہ خانہ کی رپورٹ آنی چاہیے 85 سے. میں تو توشہ خانہ کا نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں 85 سے ان لوگوں کی لسٹ بھی آنی چاہیے. اور میں نے کئی پروگرام میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک میں, جن خانوں نے قرضے لیے ہیں اور معاف کرائیں, کتنے لیے, کتنے معاف کرائیں, کس حکومت نے کتنے قرضے لیے, کتنے معاف کرائیں, کیا چیزیں لیے, سب کا ریکارڈ جو ہے عام لوگوں کے پاس آنا چاہیے. پبلک کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ یہ چیزیں. اس میں کہیں آپ کی کوئی یہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہی تو نہیں آ جائیں گی زد میں, کیونکہ خان صاحب نے اگر میں نے لیا ہے, دیکھیں یا ان کی فیملی نے لیا ہے کوئی قرضہ؟ کس نے؟ خان صاحب نے کوئی قرضہ نہیں لیا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے قرضہ لیا, میں نے لیا, آپ نے لیا. میں تو کہہ رہا ہوں سب کا آنا چاہیے, سب کا آنا چاہیے. سب کا آنا چاہیے 85 سے, جس نے قرضے لیے, جس نے معاف کرائیں, جس حکومت نے کتنے پیسے لیے, کتنے واپس کیے, کیا کچھ ہوا ہے. صحیح, ہاں چلیں آپ نے اصولی بات کر دی کہ سب کا آنا چاہیے. توشہ خانہ کی بھی لسٹ آنی چاہیے, کس نے کیا لیا ہے, کس نے کیا چیز لی ہے. دیکھیں, ہم پہ بھی بڑا الزام لگا کہ جی زرداری صاحب نے گاڑی, لیکن زرداری صاحب نے گاڑیاں بیچی تو نہیں ہے نا, کم از کم وہ آج بھی ان کے استعمال میں ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ جو ہے, یہ اگر آج کسی عہدے پہ ہوں, وہ ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چیز ہوتی ہے. آج کوئی پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے, وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی پرسنالٹی کے لیے نہیں ہوتی, وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتی ہیں, ناٹ ٹو اینی پرسنالٹیز. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ پھر میرے انفارمیشن کے مطابق توشہ خانہ کی چیزیں کوئی نیلام نہیں ہوتی, وہ وہیں پہ ان کے توشہ خانے میں پڑی ہوتی ہیں جب تک اگر وہ پرائم منسٹر میں بھی ہو. دس از اے رول آف دا توشہ خانہ کہ وہ جب اس کی ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں وہ سرکولیٹ کرتے ہیں, جس نے جو خریدنی ہو وہ خرید لے, باقی وہ آکشن کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے, اس کو لیٹس گیٹ دس آؤٹ, اس کی ساری انفارمیشن نکالیں کیبنٹ ڈویژن کے ساتھ. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نارمل, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ بالکل ہی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ بالکل ہی اسپیسیفک ایک چیز ہوتی ہے, آپ کو دی جاتی ہے, وہ ایک گفٹ ہوتا ہے. اگر میں سپوز کر آپ مجھے کوئی چیز گفٹ کریں, میں کروں اور وہ کل مارکیٹ میں, آپ کو بیسیکلی پرابلم یہ کہ ہاں آگے کر دیا تو اس سے آپ کہتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ ایک امبیرسمنٹ ہوئی. وہ کہتے ہیں ان کا دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, بڑے دیکھیں جب ان کی حکومت تھی تو نیب بھی ٹھیک تھا, جب ان کی حکومت تھی تو چیف الیکشن کمشنر بھی ٹھیک تھے, جب ان کی حکومت تھی تو سب ٹھیک, سارے ادارے ٹھیک تھے, جو ہے ہمارے بھائیو صاحب بھی ٹھیک تھے, سب کچھ ٹھیک تھے. جب ان کی حکومت چلی گئی, اپوزیشن میں آ گئے تو سب غلط ہے. اب مجھے بتائیں کہ وہ آپ کلپ نکالیں عمران خان صاحب کا, جس نے کہا کہ میں پاکستان میں اتنی بڑی چھانٹی کی ہے, چھانٹی کے بعد مجھے اس سے کمپیٹنٹ بندہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں مل سکا جو میں نے ابھی لگایا ہے. ٹھیک ہے, اب اسی طریقے سے باقی جو اداروں کے لگائے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے تھے, اور اس وقت بھی کہتے تھے نیب, ہاں یہ چینج آف ہارٹ تو ہوا ہے ہم کہتے ہیں نیب. اب یہ کہتے تھے, آپ تو الیکشن کمیشنر کہہ رہے ہیں نا, اس کے علاوہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ کیسز تو ان کے اوپر ماضی کی حکومت, ٹھیک ہے, لیکن کیا
मतलब इनको तो हमारे खिलाफ कोई केस नहीं मिला ना। अगर इनको मिलता, इनके पास 4 साल हुकूमत थी, हमें वो नहीं फैसल साहब, वो कहते हैं कि उनको केसेस मिले, लेकिन उनके आड़े जो आ गई ना चीज जिसकी वजह से वो आप लोगों को सजाएं ना दे पाए, आपसे मुराद गवर्नमेंट, नॉट यू एग्जैक्टली, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट रोकती थी, उनके लिए करप्शन इशू ही नहीं था। खान साहब ये कह चुके हैं कि इस वजह से आप लोगों को उनको 4 साल बाद आया। हाँ, ये बात उनकी है ना। एक मैं आपको 4 साल बाद को याद है कि मैं सुबह जाता था वज़ीर आज़म हाउस और शाम को आता था और मेरी तो नहीं चलती थी, कोई और चला रहा था हुकूमत। शायद हो सकता है वो चलाने की कोशिश कर रहे थे ना। अलबत्ता आपकी बात सही है कि ये चेंज ऑफ हार्ट नॉर्मली ये होता है। अभी हुआ है। मैं आपको एक लाइन देता हूँ, नॉर्मली ये होता है जब सरकारी अफसर रिटायर होता है और सज़ादाना पोजीशन में जाता है, फिर सच बोलना शुरू करता है। ठीक है जी, अंबर साहिबा, ये इंकिशाफ आप कैसे समझती हैं? आपकी अपनी जो पर्सपेक्टिव है इसमें क्या है? और खान साहब कह चुके हैं कि तोहफा उनको मिला, उन्होंने खरीद लिया, जो भी उसकी जो प्राइस या एस्टिमेट की गई थी, अब वो उसको बेचें, उसको ना बेचें, खुद इस्तेमाल करें। जैसे कुंडी साहब कहते हैं जरदारी साहब के ज़ेरे इस्तेमाल वो गाड़ियां खुद अपने लिए हैं। खान साहब कहते हैं वो उनकी चीज़ है, वो खुद इस्तेमाल करें या आगे बेच देंगे, उनका प्रेरोगेटिव है, वो खरीद चुके हैं उसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो फैसल करीम कुंडी साहब ने बात की थी तजर्बे की बुनियाद पे की थी कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो कुछ और होता है और जब अपोजिशन में आ जाते हैं तो फिर लोग सच बोलने लग जाते हैं। और मैं इस बात की बिल्कुल तायद करती हूँ कि बाजवा साहब के बारे में जितनी तारीफें खान साहब ने कही थी, कहते थे कि इससे ज्यादा जमहूरी आर्मी चीफ शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए। इनके इंटरव्यूज बिल्कुल आपके सामने, और कल परसों ही दोबारा से वो कह रहे थे कि उन्होंने मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये तो हुई जाहिर है जो एस्टैब्लिशमेंट उनका, उन्होंने कहा कोई दुश्मन भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ना करे जो उन्होंने किया है। अब आप देख लें कि किस हद तक वो चले गए थे। हालांकि वो उससे ज्यादा जो तारीफ थी वो कितनी ज्यादा करते थे बाजवा साहब की। फिर इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, बिल्कुल वो तो सामने है। जहां तक खान साहब के केसेस के बारे में, तोशा खाना का केस है, देखिए ये अब इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने जो भेजा फौजदारी मुकदमा, वो अब उसको काबिल समात करार दिया गया है। अब इसका ज़ाहिर कानूनी ज़ाहिर रास्ता निकलेगा, और जो खान साहब और उनकी डिफेंस है उनका तो यही कहना है कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैं बेच दूं। डिक्लेरेशन थी, कैपिटल टैक्स वगैरह, वो सब सारे मामलात है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि डिक्लेरेशन नहीं की गई थी जो उन्होंने करनी थी। लेकिन ये जो नई मामला है, जो जिसकी तलाल चौधरी साहब इस वक्त बात कर रहे थे, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, ज्वेलरी वाला जी, हार वाला, ज्वेलरी वाला, वो भी देखिए इससे क्या तासुर क्या जाता है। यही बताया जाता है कि एक जो कीमत या जो वैल्यू लगी थी वो कम लगाई गई थी। फिर जाहिर है उससे कम, क्योंकि आपका कानून, खान साहब ने बिल्कुल 50% इसकी वैल्यू कर दी थी, लेकिन उससे पहले जो ये घड़ियां थी उसकी वैल्यू कम करके उन्होंने किस तरह से बेची, उसका क्या फिर आगे किसको बेची और वो कहाँ तक पहुंच गई, थोड़ा सा मैं कहूंगी कि एक इखलाकी तौर पर बेसिकली जो एस्टिमेट करती है अंबर साहिबा, जो कमिटी एस्टिमेट करती है उनकी भी गलती है ना। अगर उन्होंने उसको इतना उसकी वैल्यू से 1/10 या 100th टाइम उसको काट के एस्टिमेट किया है, तो आपको लगता है कि खान साहब ये हिदायत नहीं दे सकते थे या ये कह नहीं सकते थे कि इसकी वैल्यू ऐसी क्यों है, या सही तरीके से कर सकते थे? देखिए ये अंडर वैल्यू ऐसे ही लग रहा है कि जानबूझ के किया गया था। ये सारे मामला नहीं एन मुमकिन तो जाहिर है, देखिए जो किया गया खान साहब की हिदायत पे किया गया है, दिस इज मैं कहूंगी कि हिदायत कर सकते थे ना, या इसकी वैल्यूएशन बेहतर हो सकती थी। खान साहब तो ईमानदार है, सादिक और अमीन है ना, तो मेरे ख्याल में कि यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए हम तो इस वक्त खुल के बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक सहाफी ने खान साहब की इन घड़ियों की तोशाखाना की जो तोहफे तहाइफ है उस पर जो इंफॉर्मेशन कमीशन है RTI लॉ के तहत पूछताछ करने की कोशिश की, तो उसको हिरासा किया गया, उसको नौकरी से निकाला गया, और बार बार ये कहा गया कि ये सिक्योरिटी का मामला है। राना अबरार साहब जो बेसिकली ये स्टोरी शुरू में लेके आए थे, ये भी छुपाया गया था। फिर वो घड़ी किस तरह से उस शख्स के पास पहुंची, दुबई का जो शख्स था, उस पे भी बहुत सारे सवालात हैं। फिर ये भी सवाल बनता है कि जो इतनी जो पैसे थे वो पहले वो उसको बेच दिया, वो पहले खरीद लिया, वो पैसे कहाँ से आए? सो देयर इज मल्टीपल क्वेश्चंस, और मैं समझती हूँ कि ये जाहिर है इसका कानूनी रास्ता होगा। मैं पूरी बात पे वापस आती हूँ। अंबर साहिबा मुझे इजाजत दीजिएगा, आपने बड़ी इलैबोरेट बात की है।
गवर्नमेंट पे भी ये वैसे सवाल उठाएं कि भाई आप भी फैसला कर लें कि घड़ी गई कहाँ है। कभी आप कहते हैं कि वो दुबई के बिजनेसमैन को बेची है और वो फरा साहिबा इन्वॉल्व थी उसमें, कभी कहते हैं नहीं वहां नहीं बेची है, ये जुल्फी बुखारी के थ्रू जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी है उन्होंने बेची है। तो ये भी दो वर्जन है ना जिसको हुकूमत दोनों की तायीद कर रही है। आफ्टर अ ब्रेक इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर साहिबा, अभी तमाम ने ये कहा और ये इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड रिकॉर्ड के खान साहब के मुतअद्दिद तारीफी बयानात हैं जनरल बाजवा के हवाले से। अब जब वो चले गए हैं तो इतनी कड़ी तनकीद और मुल्क दुश्मनों से उनको कंपेयर करना, फिर ये तोशा खाना वाला जो पूरा स्कैंडल है अंडर वैल्यू उनके जानते बूझते किया गया। मुझे इतनी इजाज़त दीजिएगा, मरियम औरंगजेब साहिबा खान साहब के ये जो चेंजिंग वर्जन्स के हवाले से आज उनका एक बयान आया है, जरका साहिबा उसका आप जवाब फरमाइएगा, ये सुनिएगा प्लीज़। इमरान खान साहब एक ज़हनी मरीज हो चुके हैं और अब अवाम ने भी उनका चोर 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 का झूठा बयानिया जो है वो सुनना बंद कर दिया। जी सेनेटर साहिबा। जी, बस आप उनके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। जब चोर चोर की आवाज़ आती है, जहाँ जाती हैं वो उम्रा करने जाएं, नाउज़ुबिल्लाह खाना काबा जाएं, हैरिड्स जाएं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में फिरें, चोर चोर चोर। अब ये एक ऐसा इनके ऊपर लग गया है ख़ास किस्म का इनकी डिस्क्रिप्शन के, इससे इनकी जान नहीं छूटती। बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब का आप बयान ले लें, चंद अपनी हमारी हुकूमत जानने से पहले उन्होंने कहा था 6 महीने के अंदर हम पाकिस्तान की महंगाई खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा अगर आटे की कीमत हमने कम ना की तो मेरे कपड़े बेच दूंगा। और इसी किस्म के और बयानात जो इसहाक डार साहब ने कहा कि डॉलर तो 200 रुपए से कम कर दूंगा। तो आप मुझे बताएं कहाँ है ये सब चीजें। जब हम सवाल पूछते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई 30% से ऊपर चली गई, जब हम ये सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान जो हमारी हुकूमत में सबसे सस्ता मुल्क था एशिया का और अब एशिया के सबसे सस्ता मुल्क था, आप सस्ता तो नहीं था, इन्फ्लेशन का फिगर तो बहुत खराब था, इनका भी खराब है और ज्यादा खराब है। नहीं अब इस वक्त लेकिन वो कहते हैं खराबी आपने स्टार्ट की थी। मुल्क है, आप निकालें जी, आप निकालें ना, तो खैर है ना, अब तो हाँ, लेकिन आपके टाइम में भी महंगाई तो ऐसी थी। नहीं कोई महंगाई ऐसी, अब मुकाबला निकालें ना 2019 2020 2021 उनके कंपैरिजन में अब ज्यादा है, बट दे वांट यू टू कंपेयर विद 2018। सुने, हम जो सवाल करते हैं, हम पूछते हैं कि इस वक्त आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो ईयर ऑन ईयर मंथ ऑन मंथ अक्टूबर 2022 की 7.75% कम होगी। 5 सालों में लोएस्ट आपकी है। आपकी रिमिटेंसेस आपकी पिछले महीने 13% कम हुई हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स तेजी से गिर रही हैं। आपका इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी आपके काबू से बाहर है। सही इसमें और आप हर सवाल का जवाब एक ही है कि कितनी आपकी साबित कदमी है इनकी, घड़ी या अब हार, यानी किसी सवाल का तो जवाब दे देना। बात है, हार दूसरा वाला भी होता है। आप मुझे बताइए, सलमान शहबाज जिसके ऊपर 16 अरब की टीटीओ के केसेस हैं, जिसमें वो मकसूद चपरासी को तो बेचारे को मार दिया इन्होंने, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे डॉक्टर रिजवान, वो तो बहुत बड़ा इल्जाम है डॉक्टर साहिबा। इन्होंने कहा उधर अरे वो ये तो एक है ना, देखिए वो तो सब हेर से ही है ना। तो ये क्या है जो ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये क्या है? आपने क्या कैबिनेट डिवीजन की निकाली कोई रसीद? आप बजाय जो जाली रसीदें लेके फिर रहे हैं आपके लोग, सारा कुछ तो कैबिनेट डिवीजन की फाइल्स में है। तोशा खाना की फाइलें, वो तो जो रसीद थी जो पीटीआई वाले दिखाते थे, वो तो दुकान वाला आके कह चुका है कि ये गलत है। देखिए मेरी बात सुनिए, साइन भी नकली है। आप एक मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, अच्छा आप निकालें। देखिए तोशा खाना पाकिस्तान की, आफ्टर ऑल आपने सारी पाकिस्तान की मिनिस्ट्रियों को बंद कर दिया। कैबिनेट डिवीजन के पास सारी रसीदें मौजूद हैं। इवैल्यूएशन कमेटी होती है ना काबीना की। आप इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, अगर इनके पास कोई सही बात होती तो ये कैबिनेट डिवीजन की फाइल निकाल के हमें दिखाएं ना। अच्छा ये तो कह रहे हैं कि इधर ब्लू एरिया में फलां बंदा था उसने बेची, वो नहीं, ब्लू एरिया वाला से आ गया।
नहीं कहानी सेनेटर तो साहब, ब्लू एरिया वाला मौकफ आपका है, ये इनके दो मौकफ हैं, वो अलग अलग हैं, जो मैंने अभी ब्रेक से पहले अर्ज किया। कोई हवा में बात थोड़ी है, आपके पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं, दे आर इन द फाइल्स, टेक देम आउट। ठीक है, हमारे सवाल लेकिन वही है कि इस वक्त पाकिस्तान को आप जिस दहाने पे ले आए हैं, इस वक्त आप वो जो पहले जिनकी ख्वाहिशात थी कि वेंटिलेटर पे हो, बेगर कांट बी चूजर्स, ये इनके अल्फाज हैं आपके इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब, जिन पे उस दिन फर्द जुर्म आयद होना था, जिस दिन ये हुकूमत में इन्होंने अपना हल्फ उठाया। ये जो लोग हैं, इसहाक डार साहब, जिन्होंने 166 के अंदर एक हल्फिया बयान दिया था कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूं नवाज शरीफ का, ये वो कहते हैं उनको प्रेशराइज करके दिया गया था। 168 जो है वो है ही ये बयान कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर। अच्छा सरका साहिबा, एक जुमला फरमा दें, बड़े संगीन इल्जामात हैं, मैं आगे जाऊंगी लेके, लेकिन इतना एक जुमला फरमा दें कि बाजवा साहब आपको अचानक ओवरनाइट क्यों बुरे लगने लगे? एक जुमला। बिल्कुल, देखिए जी, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब का, जिन्होंने कहा था कि 6 महीने में मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, इसहाक डार ने कहा था मैं 200, मकसद ये कि उनको अब पता चल रहा है कि बातें कहने की और होती है, करने की और होती है। ठीक है, सही। जब आप वो कहते हैं ना, जब वाह पे आ जाने या राह पे आ जाने, ठीक है, ये सारा। अच्छा, ये भी बात है, कुंडी साहब कहते हैं जरदारी साहब का बेसिकली प्लान था कि ये आ जाएं, और ये मतलब वो मुतअद्दिद इस तरह के बयान भी दे चुके हैं कि हमें आना चाहिए। और आपको याद होगा जनवरी में इस साल उन्होंने कहा था मुझसे राब्ता किया गया है, उनका स्टेटमेंट है, एक जलसे में उन्होंने सिंध में ये बात की थी कि हमसे तजवीज़ मांगी गई है, नुस्खा मांगा गया है और नुस्खा हमारे पास है। अब उसी नुस्खे के तहत आप लोग आए हैं, मईशत की खराबियां आपको गिनवा दी हैं डॉक्टर साहिबा ने। देखिए, यार सियासी नुस्खा ज़रदारी साहब के पास मौजूद है, जो जिस किस्म का भी आपको नुस्खा चाहिए हम आपको दिलवा सकते हैं सियासी तौर पर। दूसरी बात यह है कि मुआशी नुस्खा भी बताया ना, देखिए बात यह है कि अब डॉक्टर साहिबा जो है, अब इनको ये नज़र आ गया कि हम सब चोर डाकू हैं और इनका जो हार है वो ठीक है, इनकी जो घड़ी है वो गलत है, वो हार भी गलत है, घड़ी भी गलत है। आप कैबिनेट भाई आपने एक चीज़ ली है, आपने तस्लीम किया कि मैंने चीज़ ली है और बेची है, खुद कहते हैं मेरा हार है, मेरी मर्जी, मैंने बेची। हार के बारे में सॉरी, घड़ी, ठीक है जी। अब और भी बहुत सी चीज़ें आनी है। अब ये कहते हैं कि जी हम तो बिल्कुल, हमारे साथ जो भी लोग हैं, पीटीआई में जो भी बंदा है वो जमजम से धुला हुआ है, उनके ऊपर आप कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो पीटीआई में है। बाकी सारा पाकिस्तान जो है वो चोर और डाकू है। आप क्या कहते हैं, ड्राई क्लीन हो गए पीटीआई में आके। प्रॉब्लम ये, मैं इस चीज़ को इसको मैं सपोर्ट नहीं करता जो डॉक्टर साहब बात कर रही है ना कि आप अगर लंदन में जाते हैं या खुदा खासा आप अल्लाह ताला के घर गए, आप इबादत करने गए, ये तो है। अगर मैं या डॉक्टर साहब या आप या कोई भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। बिल्कुल। अगर आप ये आज कर रहे हैं, मैं भी कल अपनी पार्टी को लंदन में, अमेरिका में कहूं कि ये लोग ऐसे करें, बदनामी किसकी है? खातून को देख के उनके ऊपर नहीं, वो बदनामी किसकी है? वो लोग कहते हैं यार पाकिस्तान को देखो इनका क्या हाल है। वो ये नहीं कहते कि यार वो फैसल कुंडी है या डॉक्टर साहबा है या मोना आलम से है या कोई भी मरियम औरंगजेब है, एक्स कोई भी है, वो कहते हैं पाकिस्तान को देखो ये हाल है। अच्छा, वो यही बात आपके हवाले से करते हैं कुंडी साहब। अभी भी आप मिलके आए हैं मियाँ साहब से, आप जरा हमें हॉर्सेस माउथ है ना, वो अभी एक हॉर्स का जिक्र किया है जरका साहिबा ने, इस मामले में आप हमारे लिए हॉर्सेस माउथ हैं कि अब क्या वाकईतन वो वापस आ रहे हैं और आपका ये आखिरी ट्रम्प कार्ड है आपकी मखलूत हुकूमत का कि अब जो इलेक्शन है जो कि पीटीआई वाले पुश कर रहे हैं असेंबलीज डिसॉल्व करके, उसको आप इसी तरह से जीत सकते हैं कि आप मियाँ साहब को कहें कि देखें जी अब ये आ गए हैं एंड ही इज आवर इलेक्शन स्लोगन। देखें, पहली बात तो ये है कि हम भी 4 साल कह रहे थे कि ये सेलेक्ट होकर आए हैं, ये डमी है, इनकी नहीं चलती, और बाद में साबित भी हुआ, इन्होंने माना भी सी कि हम हुकूमतों में चला रहे थे। ये बात है, इन्होंने आपकी बात की तायीद। तो ये जो है, अब इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया, 4 साल तो हम भी लगे रहे ना, जलसे भी करते रहे, लॉन्ग मार्च भी करते रहे। उन्होंने कहा ठीक है पार्लियामेंट 5 साल पूरे करिए। जब अदम एतमाद की तहरीक आ गई, यही एलाइज जो इनके साथ थे वो हमारे साथ आ गए। अब इनको याद है कि इन एलाइज ने शायद पैसे लिए हों, पैसों की चमक पे आए हों, फलाने आपके साथ जब आए थे वो कैसे आए थे? ज़मीर की आवाज़ पे आए थे। हाँ, और क्या यही कहते हैं वो? मुझे नहीं पता था, ठीक है। आप अभी आपके पास क्यों आए वो ज़मीर की आवाज़? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये एलाइज में हम अपने अगर इनका इल्जाम गलत है तो आपका क्या मौक़िफ़ है? गलत इल्जाम है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम अपोजिशन में भी थे, हम यही बात करते थे कि ये इत्तेहादी जमातें हमारे साथ 2008 में भी थी। यही परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ डिप्टी वज़ीर आज़म नहीं थे? थे। फिर हमसे चले गए, फिर हमारे पास आ गए, और अभी भी आपके पास जाने वाले थे। ठीक है, अभी भी हम फिर हमारे पास आ गए, फिर अगले दिन इनके पास चले गए। तो ये पॉलिटिक्स है, इत्तेहादी जमातें आती हैं जाती हैं, ये एक दूसरे के साथ इत्तेहाद बनते भी हैं टूटते भी हैं। इनके साथ इत्तेहादी जमात, इनका ये ख्याल था कि जो इनके साथ भी आपने एक इत्तेहाद किया था सेनेट के इलेक्शन में, जिसमें मरियम साहिबा ने बड़ी तनकीद की थी। बिल्कुल किया था, डिप्टी चेयरमैन सेनेट हमारा बना था और चेयरमैन सेनेट इनका बना था। ठीक है, अब ये कहते हैं कि हम संजरानी को ओन नहीं करते तो हमारा नहीं था, लेकिन अदम एतमाद पे जिसने भंगड़े ये लोग डाल रहे थे, कोई और तो नहीं डाल रहा था। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, देखें
یہ اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ تھیں، ان کو چھوڑ کے چلی ہاں ٹھیک ہے، یہ سیاست ہو رہی ہے، کہ ہمارا تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے 5 سال، یہ ہماری رعایا ہیں، یہ ہمارے سلیوز ہیں، ان کو جس طریقے سے ہم ایسی باتیں نہ کریں زرگا صاحبہ، وہ اتحاد بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں، اب میں اس ڈیبیٹ میں جاتا ہوں پرویز الہی کے متعلق انہوں نے کیا کہا تھا اور آج کیا ہے. آج پرویز الہی سب سے بڑا اچھا آدمی ہے، ہم تو کہتے ہیں پرویز الہی کی جیت ہے، جو 25 سالہ کا جو ان کا بیانیہ ہے اس کو چھوڑا. آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے کوسچن گول کر دیا. دیکھیں میاں صاحب آئیں گے پاکستان، ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، میاں صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، ہماری پارٹی نہیں کرنا، ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب پاکستان آ رہے ہیں، کب. جنوری کی تاریخ سنی ہے اب ہم نے، میرا خیال ہے کہ جنوری میں آئیں گے، پارٹی یا میاں صاحب خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہیں کب آنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ان کا وہ ہے. اور ڈیفینیٹلی جب میاں صاحب آئیں گے تو ڈیفینیٹلی پارٹی لیڈر جب یہاں پر موجود ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک یہ ہے کہ الیکشن ہوگا اکتوبر 2023 میں، یہ بھی لڑیں گے، ہم بھی لڑیں گے، جس کو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا اس کا بند ہے کہ حکمران کریں. یہ کہتے ہیں ہم بڑے پاپولر، بالکل پاپولر ہوں گے آپ کو اگر عوام ووٹ کر دیتی ہے. وہ تو ہے نا، وہ تو ابھی آج کل کہتے ہیں ان کے ہاؤس فل جلسے جا رہے ہیں، وہ ابھی بہت پاپولر ہیں. دیکھیں جب تحریک اعتماد نہیں آئی تھی نا، آپ نے ہی پاپولر کیا ہے ان کو. دیکھیں جلسے آپ جس جماعت کی بھی کریں، آج جو بھی جماعت جلسہ کرے، جدھر بھی کرے، ان کے پاپولر جلسے ہوتے ہیں. آپ ابھی بھی اگر حکومت کریں گے تو آپ کے بھی جلسے اتنے ہاؤس فل ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے. آپ جدھر بھی کہیں جلسہ کریں گے کامیاب ہوں گے، لیکن اس جلسے کے کراؤڈ کو کنورٹ کرنا ووٹ میں، وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. جی انبر صاحبہ، یہی معاملہ ہے، یہ جلسے کا اور ووٹر کا کوئی آپس میں تال میل نہیں ہے. جو عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اس کی خوشی کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ they might not just vote for him. نہیں، میں ایسے نہیں کہوں گی، ایسا نہیں ہوتا کہ جلسے سے آپ کی مقبولیت کا تعین نہیں لگا سکتا. آپ کا مقبولیت کا تعین ظاہر ہے 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے لگایا جاتا ہے، جو الیکشن میں پھر کس طرح سے کنورٹ ہوتا ہے. اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ لاہور میں جلسہ کریں، ضروری نہیں ہے کہ ووٹر ہی صرف آ رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ لاہور کا ہی ووٹر آ رہا ہو سکتا ہے بسیں بھر کے اور شہروں سے بھی آ رہے ہوں، قصور سے آ رہے ہوں، شیخوپورہ سے آ رہے ہوں. سو اس لیے میں کہوں گی کہ جلسے سے آپ کو آپٹکس تو اچھی لگتی ہیں اور سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو سننے لوگ آ رہے ہیں اور شاید اس میں کچھ سے کچھ ووٹ بھی ڈالیں. لیکن جب جنرل الیکشنز ہوتا ہے تو پھر آپ کی جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہو جاتی ہیں. اس میں اتحادی ہوتے ہیں، اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، اس میں برادری کی سیاست ہوتی ہے، اس میں حلقے کی سیاست ہوتی ہے، تو بہت فیکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ میں کہوں گی کہ کچھ خان صاحب نے ابھی کچھ الیکشنز بھی جیتے ہیں، تو اپنی مقبولیت الیکشنز کے ذریعے جو ضمنی انتخابات تھے، پنجاب کے انتخابات تھے، وہ بھی ظاہر تو کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جنرل الیکشن یہ بات آپ کی صحیح ہے، وہ بھی تو پیمانے ہیں نا جو کہ پی ٹی آئی کے حق میں گئے. مہنگائی کتنا، بالکل ایگزیکٹلی. تو اور یہ بھی سچ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف حکومت پہ تھی تو بہت سارے ضمنی انتخابات پاکستان مسلم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا. تو جنرل الیکشن میں ایگزیکٹلی جی تو سیپریٹ کرنا چاہیے. جنرل الیکشنز از اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. میں کہوں گی کہ آپ کے دونوں، فیصل صاحب نے تو پھر آخر میں جواب دے دیا، دونوں آپ نے جو جن سیاستدان سے سوال پوچھے تھے بڑے جواب آپ کو نہیں دے رہے تھے، اور یہ جواب واقعی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم 2 سال سے سن رہے ہیں کہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں، میاں نواز شریف آ رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کو جو ایک آپ کو تھوڑی سی راہ ہموار تو ہوئی ہے نا، راہ ہموار تو ہوئی ہے. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے، سلمان شریف واپس آ گئے، مریم نواز کے خلاف جو کیس تھا وہ ختم ہو گیا، تو ان کے لیے راہ ہموار تو ہو گئی ہے. لیکن کیا ان کی مرضی کے مطابق ہوگا؟ امبر صاحبہ یہ اس پہ اضافہ یہ فرما دیں کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں راہ ہموار ہوئی ہے، بیک ٹو بیک حکومتی کیسز میں ریلیف مل رہا ہے. 2 باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو سرے سے یہ کیسز اتنے فلاڈ تھے اور میلافائڈی پر مبنی تھے جو کہ پی ٹی آئی نے ان کے خلاف بنائے تھے، جس وجہ سے اب ان کو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں. یہ تو عدالتی ریلیفز ہیں نا سارے جن کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں. کیا یہی بات ہے، یا پھر آپ کو یہ جو NRO2 کی بات کرتے ہیں there is some certain truth attached to it or some iota of truth to it? دیکھیں آپ اس کو 2 زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کو ایک زاویہ تو یہ ہے دیکھنے کا NRO2 والا کہ کیونکہ ان کی حکومت آ چکی ہے، ان کی ڈیل ہوئی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس لیے سب معاملات ان کے لیے کھل رہے ہیں. دوسرا اس کا زاویہ دیکھنے کا وہی ہے، مگر اس کا ایک تیسرا آپ زاویہ بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں میں تو ہمیشہ سے، میرا موقف ہمیشہ یہ رہا کہ جو احتساب کا عمل ہے ہمیشہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوا ہے. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اگر مشرف کے دور سے دیکھیں، اور آپ کے سارے سامنے جو براڈ شیٹ والا کیس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد جو ثبوت اور جو جس طریقہ کار سے پینما ہوا تھا، جس میں یہ بار بار بتایا جا رہا تھا کہ ایک شخص ہے اس کو ظاہر کنوکشن ہو جائے گی، کس بنیاد پہ ہوگی؟ وہ بلیک لا ڈکشنری تھی، انہوں نے تنخواہ وصول نہیں کی تھی اپنے بیٹے سے، اس کی بنیاد پر ان کو پھر بالآخر نااہل کیا گیا. تو پھر
یعنی وہی میلافائٹی ابھی بھی پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے اور یہ ایک ہماری بدقسمت ریالٹی ہے. میں آخری پارٹنگ سینٹنسز آن دس فیکٹ فرام بوتھ. ٹھیک ہے جی, پارٹنگ سینٹنسز فرام بوتھ. زرکا صاحبہ آپ سے, آپ نے بھی وہی کیا, وہ بھی یہی کر رہے ہیں, یہ بدقسمت سچ ہے. میں اس کو صرف کریکٹ کرنا چاہوں گی, پی ٹی آئی نے کیسز نہیں بنائے تھے, یہ کیسز پہلے کے بنے ہوئے تھے. اور این آر او نہیں نہ حدیبیہ کے سارے کیسز جو کہ سپریم کورٹ نے بند کر دیا, لیکن they were all ساری چیزیں جو ہیں. این آر او 2 کیا چیز ہے؟ این آر او 2 میں آپ نے اپنے کیسز معاف کرائے, سلمان شہباز 16 ارب آپ نے اسحاق ڈار کے حلفیہ بیان کو فارغ کیا, محمد نواز شریف, مریم نواز, اور آپ نے 1100 ارب کے کیسز پورے 80 لوگوں کے ٹولے کے معاف کرائے. اور اب آپ کے لیے تو اب آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں یہ ہے 49.5 کروڑ کی اگر کوئی کرے کرپشن تو وہ کرپشن نہیں ہے, 50 کروڑ سے اوپر کی. تو اس ملک میں کہاں رہ گیا انصاف کی؟ تو آپ نے دھجیاں اکھیڑ دی ہیں. اور 70 سال سے ہماری عدلیہ بھی کویسچن میں آتی ہے, ہمارے جنرلز بھی کویسچن میں آتے ہیں. اچھا بائی دا وے ہماری ایگزیکٹو بھی کویسچن میں آتی ہے. دیکھیے یہ معاملات بہت آخری جملہ, اس ملک اس طرح ترقی نہیں ہو سکتی. دیکھیں جب حکومت میں تو یہ کام کر لیتے نا, ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جرنیلوں کو بھی ٹانگ دیتے, ہمیں بھی ٹانگ دیتے, ججوں کو بھی ٹانگ دیتے, کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نہیں تھے. آپ کی لیڈر نکلتے تھے اس سے نیب کے دفتر سے اور بتا دیں کہ اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات ہے اسحاق ڈار, تو پہلی حکومت تھی, یہ تو 3 دفعہ حکومت میں رہ کے آپ کے ساتھ بھی بار بار وہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہوا. آپ کے ساتھ جو مستری اور مزدور تھے نا وہ پرانی حکومتوں کے تھے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ اسحاق ڈار بہت برا آدمی تھا, بہت برا آدمی ہے. ٹھیک ہے, انہی کے صدر آپ اپنے فارمر کولیگز کو بھی یہی باتوں میں لپیٹ گئے. آپ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں اسحاق ڈار بہت برا آدمی ہے, آپ ہی کی صدر اس کی آؤ بھگت کر رہے ہیں, آؤ جی بیٹھے ہیں. اب دیکھیں ملاقات, آج بھی ملاقات ہوئی ہے, پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے, تو پھر کہتے ہیں میں نہیں ملنا. دیکھیں یہ بات نہیں ہے, آپ کسی کی عزت, انسانوں کی عزت انسان ہی کرتا ہے. اچھی بات ہے, اگر لیڈر آف دی ہاؤس اس وقت کا اپوزیشن کی کرتا ہے تو آج یہ نہیں بھگت رہا ہوتا. لیکن آپ کا ایشوز پہ, آپ کا پرنسپلز پہ ڈیفرنس ہو سکتا ہے, لیکن ہم ریسپیکٹ نہیں تھا. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں, آپ لوگوں کو آپ ریسپیکٹ کرنا سیکھیں. ہم تو کر رہے ہیں. چلیں انشاءاللہ ناظرین یہ ہم جاری رکھیں گے اور کسی نشست میں, اور انشاءاللہ آف دا ریکارڈ بھی آئی تھنک دس ول کنٹینیو. تھینک یو فار واچنگ, تھینک یو ٹو دا لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اللہ حافظ.